Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you're doing well. I know it's been a while, but finally here's part 2 of our Unsociology series. In the last video, we talked about what sociology is, why it is important, and its founding fathers. So we also discussed about Auguste Comte's theories and his contributions to sociology. So today we are moving forward with Karl Marx, a founding fathers of sociology and the most influential thinkers in sociology. So we will learn about his key ideas, including class struggle or historical materialism, capitalism, etc. Okay, so let's get started with Karl Marx. All right, so जो कार्ल मार्क्स हैं हमारे 1818 में बॉर्न हुए थे. Just a second. Yeah. So he was born in 1818 and he died in the year 1883. It's not necessary कि आपको जगह पता हो जर्मनी या लंदन, बट आपको ईयर्स याद रखना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो जो कार्ल मार्क्स हैं वो हमारे जर्मन फिलोसोफर थे. उनको हम इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, वो सोशोलॉजिस्ट भी थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको हम फादर ऑफ कम्युनिज्म कहते हैं. ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनिज्म. उनकी फेमस थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, एंड उन्होंने काफ़ी फेमस वर्क किया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि उन्होंने लिखी थी जो फ्रेडरिक एंगल्स हैं उनके साथ मिलकर. दास कैपिटल भी उनकी काफ़ी फेमस हुई थी. बुक्स आगे इस सीरीज़ में मैंने मेंशन करे हैं एट दी एंड, तो वहाँ पर हम आगे चल के बुक्स देखेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, देखो मैंने बताया था आप लोगों को कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने स्ट्रगल, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया है. तो वो क्रिटिसाइज़ करते थे हमेशा कैपिटलिज्म को. उन्होंने कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था और मेजरली फोकस किया था कम्युनिज्म में. उन्होंने लाइक हियर आई हैव रिटन दैट ही वर्कड विद फ्रेडरिक एंगल्स हु हेल्प्ड हिम डेवलप हिज थ्योरीज, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था. हियर देखो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ लिखी थी. तो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने सोसाइटी को दो पार्ट्स में भी डिवाइड किया था. एक तो बोर्जुआज एंड प्रोलेटेरिएट. बोर्जुआज को उन्होंने हमेशा कहा वो लोग होते हैं जो कि रिच पीपल होते हैं, जो फैक्ट्री ओन करते हैं, जिनके पास लैंड होती है, बिजनेस होता है, वो सारे बोर्जुआज की कैटेगरी में आएंगे. प्रोलेटेरिएट वो होते हैं जो पुअर होते हैं और जो हमेशा रिच के अंडर वर्क करते हैं, जो बोर्जुआज के अंडर वर्क करते हैं. तो जो मार्क्स हैं, ही बिलीव्ड, देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पर कि इनकी मेजर थ्योरी थी ही कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हियर. तो ही बिलीव कि जो हमारी सोसाइटी है वो कैसे शेप होगी, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से शेप होगी. जब बुर्जुआज और प्रोलेटेरिएट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, तब हमारे सोसाइटी में एक चेंज आएगा, एक रेवोल्यूशन आएगा. ऑल राइट, देखो तो यहाँ पर मैंने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को एक डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया. ऑल राइट, देखो कैपिटलिज्म क्या होता है. कैपिटलिज्म ओनरशिप, प्रॉफिट मेकिंग, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, रिच वर्सेस पुअर कंपटीशन, इसी में आ जाएगा. एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर टेबल है कॉन्फ्लिक्ट और कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की. तो यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं. हु ओन्स द बिजनेस. कैपिटलिज्म में क्या होता है, हमेशा प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है. और कम्युनिज्म में क्या होता है, हर चीज़ गवर्नमेंट के अंदर होती है. वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करने में अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है. रिच के पास ज़्यादा, पुअर के पास कम. इसमें इक्वल रहता है, कोई रिच नहीं कोई पुअर नहीं, क्योंकि हर चीज़ तो गवर्नमेंट के पास है. हु ड्राइव्स द इकोनॉमी. देखो कंपटीशन वाली बात आ गई, कंपटीशन और प्रॉफिट को मेजरली फोकस दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, गवर्नमेंट प्लानिंग. तो ऐसे आप और भी सारे फीचर्स हैं, उनको समझने के लिए देख सकते हो. इसके एग्जाम्पल्स में भी यूएसए कैपिटलिज्म कहाँ देखा जाता है, यूके, जापान. लेकिन जो कम्युनिज्म है, जैसे हर चीज़ जो गवर्नमेंट के अंडर है, नॉर्थ कोरिया जैसी जगह, वहाँ पर हमें कम्युनिज्म देखने को मिलता है. ऑल राइट,
तो यहाँ पे भी फीचर्स हैं, आप पढ़ सकते हो कि कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप, प्रॉफिट मेकिंग, कंपटीशन, रिच वर्सेस पुअर। कम्युनिज्म में क्या होता है, जबकि कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है, इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, कोई कंपटीशन नहीं, कोई सोशल क्लास नहीं। सोशल क्लास तो मेजर फीचर है कैपिटलिज्म का कि हमेशा इसमें क्लास रहता है, रिच वर्सेस पुअर, उसी में आ जाएगा क्लास। लेकिन जो कम्युनिज्म है, हर चीज़ जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो कोई भी सोशल क्लास नहीं होता है। फिर जो मार्क्स हैं उन्होंने कुछ स्टेजेस भी बताए हैं हमें सोसाइटी में। तो ये जो भी स्टेजेस हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, आपको इसको ऐसे ही एज इट इज़ याद रखना है। सबसे पहले आता है हमारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद स्लेवरी के जस्ट बाद आएगा फ्यूडलिज्म, देन कैपिटलिज्म और फिर सोशलिज्म, जिसको हम कम्युनिज्म भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ इसके मीनिंग्स भी हैं, लेकिन आगे मैंने डिटेल्ड में दे रखा है आप लोगों को के एक्सप्लेनेशन के लिए। यहाँ पे पहले देख लेते हैं। देखो प्रिमिटिव में क्या है, कम्युनिज्म में, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या है। अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप एंड शेयर्ड एवरीथिंग, देयर वाज नो रिच एंड पुअर। कोई क्लास नहीं होता था, हर चीज़ वो शेयर करते थे, स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे। फिर आया हमारा स्लेवरी में क्या हुआ, कुछ जो लोग हैं उन्होंने कुछ चीज़ों को ओन करना स्टार्ट कर दिया। स्लेवरी का हमेशा याद रखना कीवर्ड ओन, और इसका कीवर्ड है नो रिच एंड पुअर। ठीक, मास्टर्स और स्लेव्स आ गए। फ्यूडलिज्म में क्या हुआ, किंग्स और लैंडलॉर्ड्स जो थे वो लैंड को ओन करते थे और जो पेजेंट्स थे उनके अंडर काम करते थे। कैपिटलिज्म में वही किंग्स और पेजेंट्स की जगह बिजनेस ओनरशिप आ गई, जो जिनको हम हमेशा बोर्जुआज की कैटेगरी में रखते थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते थे, इंडस्ट्रीज ओन करते थे, और उनके अंडर कौन आते थे, वर्कर्स, जो कि प्रोलेटेरिएट होते थे। पेजेंट्स तो नहीं बोलेंगे, वर्कर्स, तो वो उनके अंडर वर्क करते थे। कैपिटलिज्म में हम इंडस्ट्री को रखते हैं, इंडस्ट्री को लेके आते हैं। उसके बाद आता है सोशलिज्म और एंड कम्युनिज्म। द वर्किंग क्लास विल राइज एंड रिमूव प्राइवेट ओनरशिप एंड शेयर रिसोर्स इक्वली। रुको, यहाँ देखो, तो देखो प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या हुआ, जो सबसे अर्लीस्ट सोसाइटी हुआ करती थी हमारी, लोग बहुत स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते थे, हंटिंग और गैदरिंग से उनकी लाइफ चलती थी। कोई रिच ना कोई रिच होता था, ना कोई पुअर होता था, सारे रिसोर्सेज इक्वली शेयर होते थे। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, कोई किंग का रूल नहीं, नो लैंडलॉर्ड्स। फिर आया स्लेवरी, जहाँ पे अभी हमने पढ़ा मास्टर्स और स्लेव। ठीक है, तो क्या हुआ, पावरफुल पीपल कैप्चर्ड एंड फोर्स्ड अदर्स टू वर्क एज स्लेव्स। कुछ लोग जो पावर गेन करने लग गए, जो पावरफुल हुआ करते थे, वो लोगों को अपना स्लेव, जो कमज़ोर लोग होते थे उनको अपना स्लेव्स बनाने लग गए। जो स्लेव्स थे उनके पास कोई राइट्स नहीं हुआ करते थे, कोई वेजेस नहीं होती थी, और उनको वही ओबे करना पड़ता था जो उनके मास्टर ने उनसे कहा। किंग्स एंड लैंडलॉर्ड्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। तो ये हमने पढ़ा प्रिमिटिव कम्युनिज्म। उसके बाद आता है स्लेवरी, देन आता है फ्यूडलिज्म, जहाँ पे लैंडलॉर्ड एंड पेजेंट्स हुआ करते थे। तो सोसाइटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक लैंडलॉर्ड्स जो कि रिच हुआ करते थे और पेजेंट्स जो पुअर होते थे, और पेजेंट्स हमेशा लैंडलॉर्ड के अंडर वर्क करते थे। लैंड वाज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ उस टाइम पर, तो पेजेंट्स हैड टू वर्क फॉर लैंडलॉर्ड्स एंड गिव अ शेयर ऑफ क्रॉप्स। किंग्स, जैसे कि हमारे यहाँ कंट्री में मुगल्स हुआ करते थे, राजपूत्स होते थे, सो किंग गेव लैंड टू देयर नोबल्स और उनसे टैक्सेस को कलेक्ट करते थे। कैपिटलिज्म में फैक्ट्रीज़ और बिजनेस ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो बिग फैक्ट्रीज़ हम देखने लगे अपने सोसाइटी में, इंडस्ट्रीज़, इन सब चीज़ों ने जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी उसको रिप्लेस कर दिया। तो बिजनेसमैन अब बोर्जुआज की कैटेगरी में आने लगे, जो फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ को ओन करते थे और उसी से वो प्रॉफिट बनाते थे। वर्कर्स जो थे, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि वर्कर्स प्रोलेटेरिएट की कैटेगरी में आते थे, जो कि फैक्ट्रीज में वर्क करते थे लो वेजेस पे। क्लास स्ट्रगल इंक्रीजेस, रिच बिकेम रिचर एंड पुअर स्टे पुअर। तो जो कार्ल मार्क्स थे वो यही क्लास स्ट्रगल की थ्योरी लाए कि
जो रिच और पुअर है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आना चाहिए। जो अभी हम आगे देखेंगे, उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी क्लास कॉन्शियसनेस की, क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास इन इटसेल्फ। तो लोग जो पुअर थे वो क्लास कॉन्शियस बने ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट लाएं अपने राइट्स के लिए। कार्ल मार्क्स अपने थ्योरी से ये कहना चाहते थे। कलोनियलिज्म मेड इंडिया डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ इसी पीरियड में, क्योंकि तभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था कलोनियल टाइम पर। उसके बाद आता है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, जो कि एक क्लासलेस सोसाइटी है। वर्कर्स विल यूनाइट एंड रिवोल्ट अगेंस्ट रिच बिजनेसमैन। प्राइवेट प्रॉपर्टी विल बी abolished. Factories, lands and resources will be owned by the people. No exploitation, everyone gets what they need. Equal right for all, no rich or no poor. तो अभी इससे बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ है नहीं। लेकिन जो मेन चीज़ है कि जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म कैटेगरी है वो अभी तक हमारी सोसाइटी में आया ही नहीं है। अभी तक हम किस में चल रहे हैं? अभी तक हम जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो अभी तक हम कैपिटलिज्म की कैटेगरी में चल रहे हैं। देखो यहाँ पर कुछ मेजर डिफ्रेंसिएशन भी दिया हुआ है मैंने, वो देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई होप यू कैन सी इट। ऑल राइट, तो यहाँ देखो जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है वो कब था? एंशियंट टाइम। नो वन एवरीथिंग वॉज शेयर। हु कंट्रोल्ड द सोसाइटी? नो वन। हर कोई हर चीज़ शेयर करता था। ट्राइबल्स और हंटर्स जनरली होते थे इस सोसाइटी में, और इसमें एग्जाम्पल्स भी हमने ट्राइब्स के ले रखे हैं कि कौन कौन सी ट्राइब्स में या किन किन लोगों में ये चीज़ देखने को मिली है। स्लेवरी वाले पीरियड में किंग स्लेव्स को हमें फोर्सफुली लेबर बनाया जाता था, उनसे काम कराया जाता था। मौर्य गुप्ता एम्पायर में था। देन आता है हमारा फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशल कम्युनिज्म। ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड टू जो कार्ल मार्क्स की एक बहुत फेमस थ्योरी थी, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। सो मटीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो वो समझते हैं। मटीरियलिज्म मतलब कोई भी मटीरियल थिंग, कोई भी चीज़ मटीरियल जो रियल थिंग है, हम जिसको देख सकते हैं। देखो, फूड हुआ, मनी हुआ, लैंड हुआ, एंड वर्क, नॉट आइडियाज़ या रिलीजन, ये सारे मटीरियल में नहीं आएंगे, ये हिस्टोरिकल आइडियलिज्म में आएंगे। ठीक, तो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म जो था इस कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ हाउ हिस्ट्री चेंजेस। ठीक है, इट सेज दैट जो इकोनॉमी है जिसमें मनी, प्रोडक्शन, हम ये सब देखते हैं, वो सोसाइटी में हर चीज़ को कंट्रोल करता था। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म से कार्ल मार्क्स ये कहते हैं, चेंजेस इन इकोनॉमिक सिस्टम लीड्स टू चेंज इन सोसाइटी। और अगर कोई भी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज आएगा तो डेफिनेटली हमारे सोसाइटी में भी एक चेंज आएगा। हिस्ट्री मूव्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। देखो, अभी हमने यहीं ऊपर स्टेजेस पढ़े हैं ना सोसाइटी के, तो हर स्टेज का अपना अलग एक हिस्ट्री है। तो वो कहते हैं हिस्ट्री मूव्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस बेस्ड ऑन हाउ पीपल प्रोड्यूस एंड शेयर रिसोर्सेज। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, देखो कुप्रिमिटिव कम्युनिज्म में लोग कैसे प्रोड्यूस करते थे, हर चीज़ हर किसी में बंटता था। फिर धीरे धीरे स्लेवरी आया, स्लेवरी में कुछ लोगों के अंडर काम करने लग गए। फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लैंडलॉर्ड्स, पेजेंट की कैटेगरी आई, बिजनेस वर्कर्स की कैटेगरी आई। ये सब हमारी सोसाइटी में हर स्टेज का अपना एक अलग हिस्ट्री बनता चला गया। तो इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में जानने की कोशिश करें तो मेन आइडिया क्या था इसका? मेन आइडिया वाज कि जब इकॉनमी मूव करेगी, चेंज होगी, तो वो सोसाइटी को एक शेप देगी। ठीक है, और वही जो सोसाइटी में चेंजेस आएंगे वो जो सोसाइटी का हिस्ट्री था उसको बदल देंगे, उस हिस्ट्री को चेंज कर देंगे वही चेंजेस। ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब ये जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म हमने पढ़ा है ये आया कहाँ से? तो कार्ल मार्क्स ने ये फ्रेडरिक एंगल्स से बोरो किया, जो कि एंगल्स कौन थे? एंगल्स कार्ल मार्क्स के फ्रेंड भी थे, सपोर्टर भी थे, को थिंकर भी थे। ही वॉज फ्रॉम रिच फैक्ट्री ओनिंग फैमिली, बट जो वन सेकेंड,
ऑलराइट, सो फ्रेडरिक एंगल्स वाज कार्ल मार्क्स फ्रेंड, सपोर्टर एंड थिंकर, लेकिन उन्होंने भी कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है और मार्क्स को हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की थ्योरी को डेवलप करने में हेल्प करी है। उन्होंने मार्क्स के साथ इसको डेवलप किया आगे। अब जैसे आपने पहले पढ़ा था, जो मार्क्स की फेमस है थ्योरी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलके लिखी है। दिस बुक, सॉरी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उनकी बुक थी, वो उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलके लिखी है। एंगल्स के और भी वर्क हैं, द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। अब जो कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल थी, एंगल्स ने उसको भी एडिट किया था और पब्लिश किया था। एंड डेवलप द आइडिया ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। अब इनका तो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म था, क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स का, इनका था डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। अब कार्ल मार्क्स की अगर हम थ्योरी पढ़ें क्लास स्ट्रगल की, जस्ट अ सेकेंड, कार्ल मार्क्स की थ्योरी अगर हम पढ़ें क्लास स्ट्रगल की, तो उसमें वो ये बताते हैं कि हमारे सोसाइटी में चेंजेस कैसे आया आखिर। ईच स्टेज एंड्स विद पीपल फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। हर स्टेज दूसरे स्टेज में कैसे ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि हर एक स्टेज में इनइक्वालिटी की वजह से एक कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। जैसे कि स्लेव्स ने मास्टर्स के अगेंस्ट रिबेल करना स्टार्ट किया तो स्लेवरी ख़त्म हुई। स्लेवरी के बाद आता है फ्यूडलिज्म, तो पेजेंट्स ने लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना स्टार्ट किया, रिबेल करना स्टार्ट किया। और कैपिटलिज्म भी ऐसे ही ख़त्म होगा जब वर्कर्स जो हैं वो क्लास कॉन्शियस तो हो ही रहे हैं, तो वर्कर्स जब रिबेल करेंगे अगेंस्ट बोर्जुआज, तब हमारा कैपिटलिज्म ख़त्म होकर कम्युनिज्म की तरफ हम मूव करेंगे। तो पहले हमारी स्टेज आती है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर आती है स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशल कम्युनिज्म। अभी हम पहले देख चुके हैं। तो इनके की आइडियाज़ क्या थे कार्ल मार्क्स के। कार्ल मार्क्स ने कहा इकोनॉमी शेप्स एवरीथिंग, इकोनॉमी शेप्स आवर सोसाइटी, चेंजेस इन द इकोनॉमी लीड्स चेंज इन सोसाइटी। अभी हमने पढ़ा। अगर हम जो कार्ल मार्क्स हैं इनकी एक सिंपल वे में अगर हम समराइज्ड फॉर्म में हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को देखना चाहें तो कार्ल मार्क्स इस थ्योरी में सिर्फ इतना एक्सप्लेन करते हैं कि जो इकोनॉमी है वो सोसाइटी को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि जो सोसाइटी है चेंजेस व्हेन इकोनॉमिक सिस्टम चेंज। मैं तीसरी बार ये बता रही हूँ कि अगर इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे चेंज आता है तो हमारे सोसाइटी में डेफिनेटली एक चेंज आएगा। क्लास स्ट्रगल हम हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के अंदर पढ़ते हैं। क्लास स्ट्रगल में क्या था, रिच वर्सेस पुअर, तो क्लास स्ट्रगल ड्राइव्स हिस्ट्री। जो एंगल्स थे हेल्प्ड मार्क्स डेवलप एंड स्प्रेड दीज आइडियाज़। जो मेजरली जो एंगल्स थे उन्होंने हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को डेवलप करने में मार्क्स की काफ़ी हेल्प करी है। अभिनव, चुप नहीं रह पा रहे हो? मूविंग फॉरवर्ड टू क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट में क्या था, कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आएगा रिच और पुअर के बीच में। जब जो पुअर होते हैं वो क्लास कॉन्शियस हो जाएंगे तब आएगा क्लास कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी इज़ ऑलवेज डिवाइडेड इनटू रिच वर्सेस पुअर। मेन आइडिया क्या था कि जो सोसाइटी है इज शेप्ड बाय स्ट्रगल बिटवीन रिच एंड पुअर। तो जो बोर्जुआज थे, अभी हमने पढ़ा कि वो ओनर्स होते थे और प्रोलेटेरिएट वर्कर्स होते थे, पुअर पीपल होते थे। बोर्जुआज फैक्ट्री ओन करते थे, इंडस्ट्री ओन करते थे और उनके अंडर ये प्रोलेटेरिएट वर्क करते थे। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आया क्योंकि जो प्रोलेटेरिएट थे उनको बहुत लो वेज पे की जाती है। मेकिंग वर्कर्स वर्क लॉन्ग आवर्स, उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली उनको वेजेस पे नहीं की जाती थी। कीपिंग ऑल द प्रॉफिट इन देयर हैंड्स। जो बोर्जुआज होते थे, रिच पेजेंट्स होते थे, वो इसीलिए तो रिचर हो रहे थे क्योंकि वो सारा प्रॉफिट तो अपने पास रख रहे थे, उनकी वेजेस नहीं बढ़ा रहे थे जो वर्कर्स हैं। तो ऐसे हमारा क्लास कॉन्फ्लिक्ट आया। इवेंचुअली द वर्कर्स विल यूनाइट एंड फाइट फॉर देयर राइट्स। दिस क्लास स्ट्रगल विल लीड टू अ रेवोल्यूशन, ऐसा मार्क्स कहते हैं।
और जब ये एक रेवोल्यूशन आएगा, क्लास स्ट्रगल में अगर कोई एक चेंज आएगा हमारे एक सोसाइटी के एक पार्ट में, अभी हमने पढ़ा ना कि हम लोग कैपिटलिज्म में चल रहे हैं, कोई कैपिटलिज्म में रेवोल्यूशन आएगा तो हम किसकी तरफ मूव करेंगे? कम्युनिज्म की तरफ। सो द ओनली वे टू चेंज दिस इज़ थ्रू अ रेवोल्यूशन। इस स्ट्रक्चर को एक अगर हमको चेंज करना है तो हमको रेवोल्यूशन लाना ही पड़ेगा। मम्मी पुअर, उनमें कॉन्फ्लिक्ट अगर आया तो हमारे सोसाइटी में एक चेंज आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे सोसाइटी में कि हम जो रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में रेवोल्यूशन आएगा? तो जो रिच हैं दे यूज़ वर्कर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। अब जब वर्कर काम ही नहीं करेंगे तो उनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे वो गुड्स? तो जो रिच लोग हैं वो वर्कर्स को अपने खुद के फ़ायदे के लिए, अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। वर्कर्स डू हार्ड लेबर बट रिमेन पुअर, क्योंकि उनकी वेजेस कभी बढ़ा ही नहीं जाती हैं, उनको हमेशा लो वेजेस पे रखा जाता है। एंड द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर स्टेज पुअर। सो सोल्यूशन क्या है इसका? वर्कर्स शुड रियलाइज their power and revolt against the rich. Revolution will bring a classless fair society. तो अगर हमारी सोसाइटी में रेवोल्यूशन आया तो हर किसी के पास हर चीज़ इक्वल होगी। ऑलराइट, सो कार्ल मार्क्स ने एक फेमस थ्योरी दी थी एलियनेशन की। एलियनेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारे अंदर एक डिसकनेक्टेड, एक फीलिंग ऑफ डिसकनेक्टेडनेस, ठीक है, हम लोगों से काफ़ी सेपरेट फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, तो वो चीज़ एलियनेशन के अंदर कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन करते हैं। इन कैपिटलिज्म वर्कर्स फील एलियनेटेड। क्योंकि देखो मार्क्स ने उनके कुछ फीचर्स भी बताए हैं कि वो क्यों एलियनेटेड फील करते थे। क्योंकि उन पर प्रेशर आता था, उनको जैसे बोला जा रहा है उनको वैसे ही प्रोड्यूस करना है, वो अपनी कहीं क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते हैं, राइट? तो in capitalism, workers feel alienated, they feel separated, disconnected from their work and life. They feel like machine, not human beings. Marx described 4 types या 4 features of alienation in his work. कौन से वर्क में उन्होंने alienation की बात करी है? In his work, Economic and Philosophic Manuscript of 1884. अच्छे से याद कर लेना कि alienation की थ्योरी उन्होंने कहाँ एक्सप्लेन करी है? इस बुक में। ठीक, अब इसके फीचर्स क्या हैं एलियनेशन के? पहला फीचर है एलियनेशन फ्रॉम प्रोड्यूस ऑफ लेबर। जो वर्कर्स हैं वो प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं फैक्ट्रीज़ में, लेकिन उसी जो प्रोडक्ट उन्होंने क्रिएट किया है, प्रोड्यूस किया है, उसकी ओनरशिप उनके पास कहाँ होती है? वो उसको ना ओन करते हैं ना कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो किसका प्रोडक्ट होता है? वो बोर्जुआज का प्रोडक्ट होता है, जो उस फैक्ट्री का ओनर है उसका प्रोडक्ट होता है। देयर लेबर बेनिफिट्स द कैपिटलिस्ट। जो फैक्ट्री ओनर है उसको बेनिफिट देती है, वर्कर का काम जो है वो फैक्ट्री ओनर को सारा बेनिफिट देता है, ना कि जो वर्कर है उसको। तो जो लेबर है वो प्रोडक्ट से एलियनेटेड फील करती है, क्योंकि उसके हाथ में तो कंट्रोल नहीं है उस प्रोडक्ट का। देन एलियनेशन फ्रॉम प्रोसेस ऑफ लेबर। अब प्रोसेस ऑफ लेबर से कैसे वो एलियनेटेड फील करते हैं? क्योंकि उनके हाथ में थोड़ी कंट्रोल है कि कैसे वो प्रोड्यूस करें, उनको मशीन्स दी जाती है, उनको बताया जाता है कि आपको ऐसे प्रोड्यूस करना है। वर्कर्स हैव नो कंट्रोल ओवर हाउ दे वर्क। उनको बताया जाता है कि उनको रिपीटेड कैसे वर्क करना है। They do repetitive machine-like tasks decided by factory owners. Their work lack creativity and personal meaning. तो उनको जैसे बताया जा रहा है वो ऐसे ही आगे काम कर रहे हैं। आगे और क्या फीचर है? एलियनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स। दूसरे वर्कर्स से एलियनेटेड कैसे फील करते हैं? जो वर्कर्स होते हैं वो आपस में कम्पीट करते हैं, वो यूनाइटेड तो रहते नहीं है, वो आपस में कम्पीट करते हैं, कौन कितना वर्क कर रहा है, कौन कितना प्रोड्यूस कर रहा है। वर्कर्स compete with each other instead of cooperating. There is no real connection between them because of capitalist pressure. Workers focus on profit, not human relationships. ठीक, फिर चौथा है हमारा, 4th फीचर है alienation from one's own humanity. उनका जो वो खुद से सेल्फ एलियनेटेड फील करते हैं। वर्कर्स शुड गिव पर्पस एंड फुलफिलमेंट, बट कैपिटलिज्म टर्न्स वर्कर्स इनटू मशीन।
जो वर्कर्स हैं वो पावरलेस फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, क्योंकि वो अपना कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी हर चीज़ खो चुके हैं. इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रिएटिव ह्यूमन, दे आर टूल्स, दे आर मेयर टूल्स ऑफ फॉर प्रॉफिट. और वो किसका प्रॉफिट होता है? वो ओनर्स का प्रॉफिट होता है. तो अगर हम इन शॉर्ट में एलियनेशन को देखें तो मार्क्स ने ये 4 टाइप्स बताए हैं एलियनेशन के. एक है एलियनेशन फ्रॉम वर्क, एलियनेशन फ्रॉम प्रोसेस, एलियनेशन फ्रॉम अदर्स एंड एलियनेशन फ्रॉम देमसेल्व्स. ऑल राइट, देन कम्स मार्क्स की फेमस बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या बताते हैं? पहले तो अभी हमने जस्ट ये पढ़ा कि कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ ये बुक दी है, राइट? फ्रेडरिक एंगल्स और मार्क्स ने मिलकर ये बुक लिखी है. इस बुक का एक फेमस स्लोगन भी है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि या तो ये किसका कोटेड किसका कोटेड स्लोगन है या ये स्लोगन किस बुक में हम देखते हैं. तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने बुक लिखी है उस बुक का ये कोट है. अब इस बुक में वो क्या एक्सप्लेन करते हैं? जस्ट अ सेकेंड. ऑल राइट, सो हियर हाँ, वो उन्होंने 3 चीज़ों को एक्सप्लेन किया है. एक तो रेवोल्यूशन, द पुअर शुड राइज अप. अभी हमने आगे क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा था कॉन्फ्लिक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस था कार्ल मार्क्स का कि जो पुअर हैं उनको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनको कॉन्फ्लिक्ट में आना चाहिए अपने अपने राइट्स के लिए. एंड ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी होना ही क्यों है? प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से तो इनइक्वालिटी आ रहा है, इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही हटाओ. एवरीथिंग शुड बी शेयर्ड इक्वली. और क्लासलेस सोसाइटी, ना कोई रिच होगा ना कोई पुअर होगा, हर चीज़ इक्वल बटेगी. तो इस बुक से कार्ल मार्क्स ये एक्सप्लेन करते हैं. कार्ल मार्क्स का फेमस थ्योरी है बेस और सुपर स्ट्रक्चर की, जहाँ पे उन्होंने बेस में इकोनॉमी को रखा है और सिर्फ इकोनॉमी बेस में आता है और सुपर स्ट्रक्चर में हर चीज़ आती है. हमारा कल्चर हुआ, रिलीजन हुआ, पॉलिटिक्स हुई, लॉज हुए, हर चीज़ आएगी. तो जो इकोनॉमी है, जो हमारा बेस है, वही एक सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर देता है, वही सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, राइट? कंट्रोल्स एवरीथिंग इन सोसाइटी, अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं. और ये जो हमारे सुपर स्ट्रक्चर हैं, ये बनते किसके बेसिस पे हैं? ये हमारे इकोनॉमी के बेसिस पे ही क्रिएट होते हैं, बिल्ट होते हैं. इफ़ द इकोनॉमी चेंजेस, अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारा सोसाइटी भी, एवरीथिंग एल्स इन सोसाइटी चेंजेस टू. ये हमेशा याद रखना. तो एट द एंड हमने क्या सीखा कि जो सुपर स्ट्रक्चर है वो हमेशा किस पे डिपेंडेंट है? बेस पर डिपेंडेंट है. ऑल राइट, सो व्हाट डिड कार्ल मार्क्स वांट? सोल्यूशन क्या था? वो चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं वो यूनाइट हों और वो अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करें. इंडस्ट्री ओनर्स से, रिच फैक्ट्री ओनर्स से, रिच लोगों से अपने राइट्स के लिए रिवोल्ट करें, रिबेल करें उनके अगेंस्ट. कैपिटलिज्म को हमको हटाना है. कार्ल मार्क्स ये कहते थे. किससे रिप्लेस करना है? सोशलिज्म से, राइट? फैक्ट्रीज, लैंड्स एंड बिजनेसेस शुड बी ओन्ड बाय द पीपल, नॉट इंडिविजुअल. अब ये हमने क्या पढ़ा? जो फैक्ट्रीज़ हैं, लैंड्स हैं, बिजनेस है, कौन ओन करता था? वो हमेशा रिच ओन करते थे. लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसको ना ओन करे, हर कोई उसको ओन करे. कार्ल मार्क्स ये चाहते थे. और जो सोसाइटी है वो हमेशा क्लासलेस रहे, मतलब कि ना कोई रिच ना कोई पुअर, राइट? तो इम्पैक्ट क्या है कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स के थ्योरीज़ का? तो कार्ल मार्क्स वॉज इंस्पायर्ड विद सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट्स. ठीक है, इनका आइडिया क्या था? इनका आइडिया किस तरफ हमको ले जाता है? रेवोल्यूशन की तरफ. लाइक रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 स्टिल यूज टुडे टू क्रिटिक कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म के अगेंस्ट या कैपिटलिज्म के क्रिटिसिज्म के लिए आज भी हम कार्ल मार्क्स के थ्योरीज़ को यूज़ करते हैं. ऑल राइट, सो यहाँ पे कुछ थिंकर्स हैं जिनसे कार्ल मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे. ठीक है, सबसे पहले आते हैं व्लादिमीर लेनिन, देन लियोन ट्रॉस्की, ऐसे बहुत सारे हैं. देखो मैं फेमस बता देती हूँ. एंटोनियो ग्रामशी, लुई अल्थ्रूज़र,
मार्क्से, यागन हेबरमास, इमाइल डर्कहाइम एंड मैक्स वेबर। इन सारे थिंकर्स से कार्ल मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इनके ही बेसिस पे उन्होंने अपने थ्योरीज दिए थे। ऑल राइट, सो यहाँ पे कुछ की कॉन्सेप्ट्स मैंने मेंशन करे हैं कार्ल मार्क्स के, उसके बाद इनके बुक्स भी हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है। मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो अभी हमने देखा हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, देन उनकी एक और कॉन्सेप्ट है डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म का, जो इंगल्स का भी है। क्लास स्ट्रगल, मोड ऑफ प्रोडक्शन उनका था, कीवर्ड्स याद रखना, मोड ऑफ प्रोडक्शन उनका था, लेकिन डिबेट के साथ मत कंफ्यूज हो जाना, जो मैं लिख देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो डिबेट है वो किसने स्टार्ट करी थी? उत्साह पटनायक। ठीक है, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिबेट को कभी आप कंफ्यूज मत करिएगा, जो डिबेट है वो हमारी दी थी उत्साह पटनायक ने। ठीक है, लेकिन मोड ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी जो है वो कार्ल मार्क्स की थी। देन उनका आता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कमोडिटी फेटिशिज्म, सरप्लस वैल्यू की उनकी थ्योरी थी, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, एलियनेशन की फेमस थ्योरी थी, फ्रॉम वर्कर, प्रोडक्ट, अदर्स एंड सेल्फ। ये 4 फीचर्स थे उनके एलियनेशन के, हमेशा याद रखना, एग्जाम पर्पज से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर उनका कॉन्सेप्ट था, प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, देन पेटी बोर्जुआज, जो हमेशा पेटी बोर्जुआज वो होते हैं जो, ये याद रखना, पेटी बोर्जुआजी कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, इन बिटवीन, ये हमेशा याद रखना। तो बोर्जुआज और प्रोलेटेरिएट के बीच में आते हैं पेटी बोर्जुआ, हमेशा याद रखना। देन आता है लंपेन प्रोलेटेरिएट, क्लास कॉन्शियसनेस, फॉल्स कॉन्शियसनेस, हेजिमनी, जो कि ग्रामशी से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने दी थी। देन कम्युनिज्म, सोशलिज्म। ऑलराइट, ओके, सो यहाँ पे कुछ और भी हैं उनके फेमस थ्योरीज, बुक्स भी इंक्लूडेड। आइडियोलॉजी एज अ टूल ऑफ द रूलिंग क्लास, देन रिलीजन को उन्होंने ओपियम ऑफ द मासेस बोला था। कल्चरल प्रोडक्शन अंडर कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म इनका कीवर्ड हमेशा याद रखो, कीवर्ड है कार्ल मार्क्स के लिए, कैपिटलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा कीवर्ड है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उनकी फेमस बुक, दास कैपिटल फेमस बुक। देन क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, फिर एनार्की ऑफ प्रोडक्शन, देन कम्स कैपिटलिस्ट क्राइसिस थ्योरी, क्राइसिस ऑफ ओवर प्रोडक्शन, डी स्किलिंग ऑफ लेबर, डी स्किलिंग ऑफ लेबर एक PYQB है। देन डिविजन ऑफ लेबर जबकि उनका है इमाइल डर्कहाइम का है, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पज से हम कार्ल मार्क्स के अंदर रखते हैं। एक्सचेंज वैल्यू, यूज वैल्यू इनकी थ्योरी थी, मनी को उन्होंने एज कैपिटल देखा। कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस, वेज लेबर एंड कैपिटल, प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप एंड बोर्जुआज डेमोक्रेसी। प्रोलेटेरिएट बोर्जुआ के बारे में कभी भी बात करी जाएगी हम हमेशा जाएंगे किसके साथ? कार्ल मार्क्स के साथ। सरप्लस पॉपुलेशन एंड पॉपराइजेशन, ये उनके देखो एक और फेमस थ्योरी। यूटोपियन के साथ कभी कार्ल मैनाइम के साथ कंफ्यूज मत करना, साइंटिफिक सोशलिज्म वर्सेस यूटोपियन सोशलिज्म कार्ल मार्क्स का है। ऑलराइट, ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू उनके बुक्स, उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखे हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो ये सारे बुक्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। ओके, तो सबसे पहले उनका आता है क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट्स ऑन द जूइश क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1884, द होली फैमिली कब आई थी? 1845 में, जो उन्होंने लिखी थी फ्रेडरिक एंगल्स के साथ।
और एक और बुक थी, कौन सी, फ्रेडरिक एंगल्स के साथ लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। देखो यहाँ पे भी एक और बुक है, जर्मन आइडियोलॉजी, भी उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ लिखी है, राइट। तो होली फैमिली के बाद आती है थीसिस ऑन फ्यूअरबाख, जो कि 1845 में ये भी बुक आती है। उसके बाद उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ जर्मन आइडियोलॉजी लिखी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1848 के से लेके 1850 के बीच तक उन्होंने इस बुक को लिखा था, पब्लिश हुई है। The 18 Brumaire of Louis Bonaparte, Gundrese, then the contribution to the critique of political economy, theories of surplus value, Das Kapital के 3 वॉल्यूम्स आए थे। वॉल्यूम 1 1867 में आया था, वॉल्यूम 2 1885 में आया था, जो कि फ्रेडरिक एंगल्स ने एडिट किया था, which was edited by फ्रेडरिक एंगल्स। और वॉल्यूम 3 भी फ्रेडरिक एंगल्स ने एडिट किया था, और कब आया था, 1894 में, was published in 1894। और आखिरी में, जो कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ है, द क्रिटिक ऑफ द गोथ प्रोग्राम। ऑल राइट, सो दैट्स इट गाइज। आज हमने कार्ल मार्क्स के काफ़ी सारे थ्योरीज देखे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑन कार्ल मार्क्स। आई होप you now have a better understanding of his key ideas. So in the next part of this series we will be discussing about Herbert Spencer, ठीक है, वो भी फाउंडिंग फादर्स में आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई PYQ सीरीज़, जो कि आजकल चल रही है, एंड ये सीरीज़ मैं एग्ज़ाम तक चलाने वाली हूँ, जिसमें स्टार्टिंग तो मैंने 12 क्वेश्चन से करी थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ाती जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ चेक करिए, उसको देखिए जाके। I have already uploaded 13 videos to help you with your exam preparations. Let me also remind you about the PDF which I have created for you all. As I have already told you in the previous videos that this PDF is very useful for those who are preparing for any competitive exam, be it UPSC, NET, JRF और कोई भी सोशोलॉजी का एग्ज़ाम हो। तो जो PDF है, इसका ओरिजिनल प्राइस है 99 रुपीज़, सॉरी 200 रुपीज़, लेकिन कुछ टाइम के लिए इस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको ये मिलेगा 99 रुपीज़ में। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो एक्सप्लेनिंग ऑल द डिटेल्स इन दैट वीडियो, सो चेक आउट दैट वीडियो, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑल राइट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।